सो दैट द इक्वेशंस, ये तीन इक्वेशन दिए गए हैं, तीन अननोन्स हैं, आर कंसिस्टेंट एंड सॉल्व इट। इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये दिखाना है कि जो एक क्वेश्चन दिया गया है वो हमारा कंसिस्टेंट होगा। तो इसके पहले का जो वर्क हम लोगों ने किया था उसमें ये देखा गया कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें और कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट क्या होता है, और फिर ये देखा गया कि कंसिस्टेंट यदि होगा तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो हम इस क्वेश्चन में करेंगे। इसके पहले एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया है जो इनकंसिस्टेंट था, अब वो इनकंसिस्टेंट हो गया तो इसलिए उसके आगे के सॉल्यूशन की हमको जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यह क्वेश्चन ऐसा है जो कंसिस्टेंट भी होगा, और जब कंसिस्टेंट होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये वर्क हमारा यहाँ महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला वर्क, तो कोई भी क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना और यह देखना कि वो होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। तो इसमें जब सारे वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड कर लो तो इक्वलिटी के बाद जो हमारे कांस्टेंट है वो जीरो के अतिरिक्त भी नॉन जीरो भी यदि रहे तो वो हमारा नॉन होमोजीनियस है। तो अब द equations can be written as इसका कोफिशिएंट तो x का यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 1 1 1, y का 1 है, 2 है, 4 है, तो 1 2 4 ये हो गया। अब यह 1 है, 3 है, 7 है, तो 1 3 7, ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स हुआ, यही कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाता है। और इसके बाद हमारे वेरिएबल्स हैं x y z, तो यह x y और z ऐसा कर लिया। और फिर डिटर्मिनेंट के बाद यानी इसके बाद ये 6 14 और 30 ये आ गया। तो जो भी इक्वेशन दिया जाए उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, फर्स्ट वर्क। उसके बाद जब इक्वेशन हमारा नॉन होमोजीनियस होता है यानी ये जीरो के अतिरिक्त नॉन जीरो भी रहे, तब हम क्या करते हैं उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेते हैं। तो सेकेंड स्टेप इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या करेंगे कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको तो लिखेंगे 1 1 1 1 2 4 1 3 7 1 3 7। अब इसके बाद एक हम ये लाइनिंग कर देते हैं। मैट्रिक्स तो ये लेंगे लेकिन इतना हमारा केवल कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। और इसके बाद इसको भी लो तो 6 14 और 30 ऐसा आ गया, ये डिटर्मिनेंट। यही हमारा यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ जब हम एक कांस्टेंट वाला जो मैट्रिक्स है उसको भी जब ले लेते हैं तब ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, एक कंप्लीट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हुआ। तो पहला काम जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना। दूसरा, यदि वो नॉन होमोजीनियस है तो उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लिखना। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा गया। अब हम क्या करते हैं कि ये करते हैं कि इसका रैंक निकालते हैं। तो रैंक निकालने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को यूनिट ऑलरेडी है, उसके बाद से यहाँ हम 1 0 बनाएंगे और इसमें 2 0 बनाएंगे। तो फिर देखेंगे कि इस केवल ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका रैंक और जो आपका टोटल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसका रैंक दोनों इक्वल है कि नहीं। यदि ये दोनों इक्वल है तब तो हमारा कंसिस्टेंट होगा यानी उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और यदि हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक से लेस हो गया तो वो इनकंसिस्टेंट है यानी उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो फिर पहले रैंक निकालें फिर उसके बाद डिस्कस किया जाएगा। तो अब आप क्या कर लो, ये 1 है और यह 1 है तो R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करके लिख दो। तो हमको
यही यानी इसके इक्विवेलेंट ये मैट्रिक्स आया, तो पहले वाले को तो वैसे रख लो 1 1 1 और 6 ऐसा गया। अब R2 को लिखो, R2 से R1 को सब्ट्रैक्ट करके, तो 1 से 1 0, 2 से 1 1 आ गया, 3 से 1 2 आ गया, और 14 से 6 तो 8 आ गया, 8 आया। और फिर देखो इसको भी 0 बनाओगे, तो इसको तुम क्या कर लो, इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखो, तो 1 - 1 0, 4 - 1 3, 7 - 1 6, और 30 - 6 24, ये आ गया। अब ये हम लाइनिंग कर लेते हैं, जिससे ये मालूम है कि ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और ये हमारा कांस्टेंट सहित ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। तो अब एक 1 0 आ गया। इसको किया क्या कि इसमें R2 को हमने लिखा R2 - R1 से, और R3 को लिखा R3 को R3 - R1, ये वर्क किया गया। अब ये 1 0 हो गया, ये भी 1 0, लेकिन अब इससे एक ग्रेटर 0 चाहिए, इससे एक अधिक 0 हमको लाना है। तो फिर क्या कर लो, यहां से ये 2 रो को ऐसे लिख लेंगे 1 1 1 6, फिर यह 0 1 2 8। अब इसको हमको 0 बनाना है, तो यहां देखो 1 है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये भी 3 हो गया। इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो यानी 3 का इसमें मल्टीप्लिकेशन, तो 3 × 0 0, और 0 से 0 को सब्ट्रैक्ट, तो ये 0। इसीलिए देखो जो ये 0 है इसी से इसको इक्वल करते हैं, इससे नहीं करेंगे। इससे करने पर ये 3 - 3 ये तो 0 आ जाएगा, लेकिन यह 3 और यह 0, ये जो 0 था वो नॉन 0 आ जाएगा। इसीलिए जिसको 0 ये को अधिक करना होता है उसके ऊपर वाले से ही उसको इक्वल करते हैं। तब हमको यहाँ से यह 3, तो 3 - 3 0, इसमें 3 से करोगे तो ये 6, और फिर 6 - 6 ये 0, और तब इसमें करोगे 3 से तो हमारा 24, और 24 - 24 ये 0, ये आ गया। अब हमारा रैंक निकालने का जो प्रोसेस है, सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम को 0 बनाओ, और थर्ड वाले में यानी उससे आगे वाले में उससे एक अधिक 0 बनाओ। तो हमने 0 तो बनाया केवल इसको, लेकिन ये न्यूमेरिकली ऐसा था कि इसको बनाने में ये ऑटोमेटिक 0 हो गया। तो जब इससे एक अधिक 0 आपका बन गया तो रैंक निकालने वाला प्रोसेस खत्म। अब देखो कि इसमें कितने रैंक हैं, कितने रो हैं जो नॉन 0 है, यानी उसमें कम से कम एक भी नॉन 0 रहे तो हमारा नॉन 0 है, और जिसमें सभी 0 रहेगा वो हमारा 0 रो होगा। तो ये आपका 0 रो हो गया। तब 2 रैंक निकालते हैं, एक केवल कोफिशिएंट मैट्रिक्स का और एक टोटल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसीलिए डॉटेड दिखाया गया कि इतना हमारा कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट में इतना को लोगे तो ये रो हमारा 0 हो गया, इसलिए इसका रैंक 2 हो गया। और टोटल का लोगे तो चूंकि इसका भी 0 आ गया, तो यदि इसका 0 आ गया तो इसका भी हमारा 2 ही नॉन 0, तो इसका भी रैंक 2। यदि ये नॉन 0 आ जाता तो जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स था उसका रैंक 3 हो जाता, और इसका रैंक 2 ही रहता। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक यदि ऑगमेंटेड से लेस हो जाता तब हमारा इनकंसिस्टेंट, तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। लेकिन यहाँ ये 0 टोटल का हो गया है, इसलिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स का भी रैंक 2 और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 2। इसलिए जब दोनों का रैंक 2 है तब दोनों का रैंक इक्वल हो गया तो कंसिस्टेंट होगा। तो R3 को लिखा गया R3 - 3 R2, R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया। तो देयरफॉर रैंक ऑफ
कोफिशिएंट मैट्रिक्स is equal to rank of augmented matrix। दोनों इक्वल है और दोनों इक्वल है 2 के। Therefore equations are consistent। जब दोनों का रैंक चाहे वो 2 हो, 3 हो, 1 हो, जो भी हो, इक्वल रहेगा कोफिशिएंट का और ऑगमेंटेड का, तब कंसिस्टेंट होगा। तो देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। एक कंसिस्टेंट हो गया। अब इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसके पहले का जो क्वेश्चन किया गया था वो यहीं तक था। इसमें इसका रैंक लेस हो गया था कोफिशिएंट का और ऑगमेंटेड का ग्रेटर हो गया था, तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकला, इनकंसिस्टेंट हो गया। तो जब इनकंसिस्टेंट हो गया था तो उसके आगे हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन जब कंसिस्टेंट हो गया तब हम आगे क्या करेंगे, कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। तब इसके बाद से देखो हम करेंगे कि अब इसमें देखेंगे यहाँ 2 परिस्थितियां होती हैं, 2 केसेस आते हैं। हम इसमें नंबर ऑफ अननोन्स लेते हैं और नंबर ऑफ अननोन्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ अननोन्स इसमें 3 है, x, y, z। तो ये देखते हैं कि जब नंबर्स ऑफ अननोन्स जो n है और जो इसका रैंक है, यानी दोनों इक्वल हो गया तो दोनों का रैंक सेम हो गया, तो इसका रैंक यानी इसका रैंक आया 2 और अननोन्स है 3। तो रैंक जब अननोन से लेस हो जाएगा तब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन n-r, यहाँ r रैंक है और n हमारा अननोन है। ये होमोजीनियस जो था उसमें भी ये वर्क किया गया था, तब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। लेकिन रैंक और अननोन्स ये दोनों इक्वल हो जाए तब उसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब हमारा अननोन्स इसी को डिनोट करते हैं n से इक्वल टू 3। तो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, देयरफॉर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इज इक्वल टू, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालने का हमारा जो तरीका है n-r। अब n हमारा 3 है, r का मतलब रैंक, तो ये हमारा 2 हुआ, यानी वह 1। इस पर हम लोग पीछे बहुत डिस्कस किए हैं कि यह n-r कहते हैं इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन 1। इसका मतलब x की भी वैल्यू किसी 1 इंडिपेंडेंट, जैसे हम लोग k लेते थे तो x की वैल्यू भी k के टर्म में आएगा, y की वैल्यू भी k के टर्म में आएगा, z की वैल्यू भी k के टर्म में, यानी केवल एक ही अननोन k के टर्म में आएगा। अब उस k की वैल्यू जब 1 रखोगे तो x y z की एक वैल्यू, k को 2 रखोगे x y z की दूसरी वैल्यू, 3 रखोगे तीसरी, इसलिए उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो जब हमारा रैंक लेस हो जाए और अननोन ग्रेटर हो जाए तब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। और कितने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के रूप में मिलेंगे, तो n में से r को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 इंडिपेंडेंट, यानी x y z तीनों की वैल्यू एक अननोन्स के टर्म में आएगा। अब वो कैसे आएगा उसको आप जानो। तब हम क्या करते हैं कि जो लास्ट में जो हमको रैंक दिया इसको अब लिखो। तब हम लिखेंगे कि यहाँ से ये जहाँ से रैंक हमारा निकला है वह 1, यह 1। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को पहले लिखो, ये 0, 1, 2 और यह 0, 0, 0। केवल कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिख लिया और तब इसमें अननोन्स x, y, z अननोन्स इक्वल टू, अब जो आपका यहाँ रैंक निकालते समय जो ही आया यह 6, 8 और 0, ऐसा हम कर लेंगे। और ऐसा करने के बाद तब इसको सॉल्व करेंगे।
तो सॉल्व करने पर देखिए क्या आएगा। तो यहाँ से इसका प्रोडक्ट करोगे तो यह x प्लस यह y, 1x प्लस 1y प्लस 1z इज इक्वल टू, ये पहला लिखे हो पहले से तो पहला 6, फिर यहाँ से 0x तो 0 हो गया, 1y और प्लस 2z ऐसा आया, और ये वैल्यू 8। अब देखो यह 0 है और ये 0, तो यह 0x 0y 0z इक्वल टू 0, और उससे हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, ये आ गया। अब इसी को हमने मान लिया 1 और इसको मान लिया 2। अब आप क्या कर लोगे कि जिसमें इसमें कम अननोन्स होंगे, जैसे हमारा ये 0x हो गया तो एक x इसमें कम हो गया, तो इससे y z में से किसी एक की वैल्यू निकाल लो। तो फ्रॉम 2 y इज इक्वल टू 8 माइनस 2z, y की वैल्यू निकाल लिया गया। अब इस y की वैल्यू को जो इक्वेशन 1 है उसमें रखो कि x की भी वैल्यू निकले। तो पुटिंग y इन इक्वेशन 1 v है, तो ये आया x प्लस y की वैल्यू 8 माइनस 2z, 8 माइनस 2z यह y और प्लस z इज इक्वल टू 6 ऐसा है। तब आप देखोगे कि यह माइनस 2z और प्लस z, माइनस z तो z को दूसरी तरफ ले जाओ, और यह 8 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस, तो यानी यह x की वैल्यू जो आया तो आपका z और माइनस 2 ऐसा है। तब तुमने देखा यह z है और ये हमारा 2 है, तो अब आपने देखा कि x की भी वैल्यू z के टर्म में और y की वैल्यू भी z के टर्म में, और z हमारा खुद अननोन है उसकी भी वैल्यू निकालना है। तो अब क्या कर लो कि जब दोनों z पर डिपेंड है तो z की कोई वैल्यू ले लो, तो लेट z इज इक्वल टू k ऐसा किया। तो z इज इक्वल टू k, तो x इज इक्वल टू k माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 8 माइनस 2k। तो अब यहां से देखो x की भी वैल्यू 1 वेरिएबल, यही ये 1 है कि इस 1 वेरिएबल के टर्म में देखो x y z सबकी 1 वेरिएबल k के टर्म में आ गया है। तब यह x की वैल्यू k माइनस 2, y की वैल्यू 8 माइनस 2k और z की वैल्यू k। तो k तुम्हारा ये स्वयं में वेरिएबल है, यानी k को जब 1 रखोगे तो यह x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू 1, हमारा एक सेट x y z आ गया। ऐसे जब x की वैल्यू k की वैल्यू 2 रखो तो z तुम्हारा 2 हो गया, x की वैल्यू 2 माइनस 2 0 हो गया, y की वैल्यू 8 माइनस 4 तो 4 हो गया, तो ये दूसरा सेट हो गया। ऐसे जब z k की तीसरी वैल्यू रखो, चौथी वैल्यू रखो, पांचवी रखो, तो ये हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। तो हेंस इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो क्या किया आपने, सबसे पहले देखा कि होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस। तो जब नॉन होमोजीनियस आया तब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, और तब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखो, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालो। रैंक निकालने का हम लोगों ने होमोजीनियस से लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। जब रैंक आपका निकल जाए उसके बाद से ही होमोजीनियस का वर्क शुरू होता है, और तब वहां से देखो कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है दोनों का रैंक सेम है कि नहीं। यदि सेम है तो वो कंसिस्टेंट होगा, तो आगे का वर्क बढ़ेगा, और यदि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक लेस हो गया, ऑगमेंटेड का ग्रेटर हो गया, तब हमारा वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये हमारा स्टेप आया। और यदि उसका सॉल्यूशन मिलेगा यानी कंसिस्टेंट हो गया, तब क्या करेंगे,
तो जब तुम डिटर्मिनेंट को लेते गए हो तो जिस स्टेप पे तुम्हारा रैंक निकला है उसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिख लो, अननोन्स को लिखो, और जो उसमें लास्ट जो हमारा कांस्टेंट वाला था उसको इक्वल के बाद का था तो उसके इक्वल के बाद लिख लो, और तब इसको सॉल्व करो। फिर देखो कि उसमें जिसमें कम हो उसकी वैल्यू को उससे एक का निकालो, इसकी वैल्यू को उसमें रख दोगे ऊपर वाले में तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा। यानी एक्स वाई दोनों की वैल्यू जेड के टर्म में आया, लेकिन जेड स्वयं में अननोन है, उसकी वैल्यू खुद निकालनी है, इसलिए जेड की कोई वैल्यू ले लो कि, और तब उस जेड की वैल्यू को एक्स और वाई में रख दोगे तो हमारा वन वेरिएबल के टर्म में एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गया, और उसके की वैल्यू जो वन वेरिएबल है उसको जब 1 2 3 से इनफाइनाइट रखोगे तो हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन इस इक्वेशन के मिल जाएगा। ये हमारा कंप्लीट वर्क है। अप्लाई टेस्ट ऑफ रैंक टू एग्जामिन द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट सॉल्व इट। यानी ये कंसिस्टेंट होगा, इसको हमको एग्जामिन करना है, टेस्ट करना है, और यदि ये कंसिस्टेंट है तो इसको सॉल्व भी करना है। तो अभी हम लोगों ने वर्क देखा, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि ये पहला वर्क कि इसको हम चेंज कर लें मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो एबव इक्वेशंस कैन बी written as 2 minus 1 3 minus 1 2 1 3 1 minus 4 x y z। एट 4 0 इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जब इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तब लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टू -1 3 -1 2 1 3 1 -4। और एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स को अलग करने के लिए यह एक डॉटेड लाइन, और फिर यह 8 4 0। ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का हम रैंक निकालते हैं। तो रैंक निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमारा यूनिट है कि नहीं है। तो यदि यूनिट रहता है तो ठीक है, और नो हो तो उसको यूनिट बनाते हैं। अब इसको यूनिट बनाने के लिए देखो ये हमारा 1 है, -1 है, तो इस रो को आप पहले रो को दूसरे में चेंज कर दो तो ये हमारा -1 आ जाएगा, तो यूनिट आ जाएगा। अब आपको पीछे बताया गया ये भी -1 है, तो यदि रो को चेंज करते हैं तो जो यह एक्स वाई जेड है ये वैसे रह जाता है, लेकिन कॉलम को इसको जब चेंज करेंगे तो हमारा ये वाई वाला कॉलम है, तो ये यहाँ आएगा तो वाई फिर यहाँ आ जाएगा और एक्स यहाँ आएगा। इसलिए हम रो को ही चेंज करें जिससे इसमें परिवर्तन ना हो। तब अब हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, तो यहाँ से ये इक्वल टू -1 2 1 4, और यह 2 -1 3 और 8, और फिर यह 3 1 -4 और 0 किया क्या हमने R1 और R2 को इंटरचेंज किया। यहाँ से
R1 को R2 में और R2 को R1 में, ये इंटरचेंज किया गया। इट मीन्स R1 को कर दिया R2 में और R2 को किया R1 में। ऐसा किया क्यों? क्योंकि हमको यहाँ यूनिट चाहिए और वो यूनिट इसमें नहीं है, इसलिए इसको हम पहले रो पे रहे। तो ये -1 2 1 4 -1 2 1 4 और यह 2 -1 3 8 2 -1 3 8, ये आपस में इंटरचेंज हो गया। अब आपका यह यूनिट आ गया, तो अब इसको 0 बनाओ, फिर इसको 0 बनाओ। तो इसके लिए क्या करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके अवॉइड करो, चूंकि ये माइनस है। तब आपका यह इक्विवेलेंट टू, पहले को लिख लो -1 2 -1 2 1 और 4, पहले को लिख लिया गया। अब ये तुम्हारा ये अलग करने के लिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, तो हमारा -1 2 1 4 ये लिख लिया। अब इसको क्या कर लो कि इसमें 2 से प्रोडक्ट करके और इसको ऐड करके तब लिखो। तो 2 का करोगे तो -2 और 2 से ऐड तो 0। इसमें किया गया 2 का तो यह 4 और -1 तो ये 3 है। फिर इसके बाद से इसमें करोगे 2 से, तो 2 और 3 5, और फिर इसको जब करेंगे ये इसमें थर्ड को लिख लिया है, तो ये 2 से तो 8 और 8 16। तो अब हमारा इसका 0 आ गया। अब इसका भी 0 करेंगे, तो इसके लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो। तो 3 का करोगे तब ये -3 और +3 0, यह 0। अब यह 6 और यह 1 तो 7, फिर यहाँ से 3 और -4 तो -1, और फिर यहाँ प्रोडक्ट किया तो 12 और +0 तो 12। ये आपका दोनों की बाउंड्री हो गई। तो ये वर्क आ गया। अब आप देखें कि इसको 0 किया और इसको भी 0 कर लिया। अब इससे 1 मोर 0 चाहिए, तो 1 मोर 0 के लिए क्या करेंगे कि अब इसके प्रोडक्ट से ये नहीं आएगा, तो अब इसमें तुम 7 से करो तो ये 21 आ जाएगा, और इसमें 3 से करो तो ये भी 21, और तब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख दोगे तो तुम्हारा 0 आ जाएगा। तो यह आया कैसे है, पहले उसको लिख लो। तो ये R2 जो आया वह आपका R2 और +2R1 और जो ये R3 आया वो R3 और +3R1, ये वर्क हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद फिर से नेक्स्ट, तो पहले को तो लिख लो, दूसरे को भी लिख लो, -1 2 1 4 0 3 5 16। अब यहाँ से देखिए, अब थोड़ा सा इसमें 7 का प्रोडक्ट करो और इसमें 3 का प्रोडक्ट करो और तब सब्ट्रैक्ट करो। तो पहले अलग से रफ में समझने के लिए हम कर सकते हैं, 7 का यदि प्रोडक्ट करो तो ये 0 और यह 21 और यह 35 और ये 80। अच्छा, ये करना है 7 से, तो 1 12 ये आया। इसमें 7 का कर दिया, और इसमें 3 का करो तो 0 21 0 21 -3 और 36 ये आया। अब इसमें ये दोनों इक्वल हो गया, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यह 0 माइनस प्लस माइनस ऐसा आया। अब ये रिजल्ट लिखो, तो यह 0 + 0 0 और ये 21 - 21 0 और ये तुम्हारा 35 + 3 38
और ये आपका 6 और 7। तो यह क्या किया कि हमने R3 को लिखा, R3 को 7 यानी 3R3 माइनस 7R, ऐसा गया। ये केवल अपने समझने के लिए किया गया था। यहाँ देखें, यहाँ हम लोगों ने जो वर्क किया है तो इसमें 7 का प्रोडक्ट किया तो 35, और इसमें 3 का तो ये -3, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया गया है। हम लोगों ने इसको इसमें से कर लिया तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो -38 होगा। ये आप करेक्ट कर लेंगे ये। और फिर यहाँ का आगे का वर्क देखो, तो आगे का भी जब हम लोग करेंगे यहाँ, तो ये वैल्यू आपका 36 हुआ, और इसको करोगे तो 112 आएगा। तो अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसलिए ये निगेटिव आ गया, ये निगेटिव है, ऐसा कर लेंगे। अब आप देखो, अब हमारा यहाँ 10 और उससे ग्रेटर 1 मोर 0, तो ये आ गया। और जब ऐसा कर लेते हैं तो हमारा रैंक निकालने का काम समाप्त। अब हम देखेंगे कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक और ऑगमेंटेड का, तो कोफिशिएंट केवल इतना है, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि यह एक नॉन जीरो है, इसलिए इसका भी ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो, क्योंकि एक नॉन जीरो है, तो इसका रैंक 3। और जब टोटल का ले लोगे तो अब इसमें तो 2 नॉन जीरो आ गए, तो हमारा इसका भी रैंक 3, यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक दोनों इक्वल आ गया, तो कंसिस्टेंट हो गया। और तब इसका रैंक जो हुआ वो 3 हुआ, क्योंकि 3 हमारे नॉन जीरो रो है। तो इस वर्क को हम लिखेंगे यहाँ, कोफिशिएंट मैट्रिक्स रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3। तो जब दोनों का रैंक इक्वल हो गया तो दिस इम्प्लाई इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशन कंसिस्टेंट हो। अब इसके बाद से जब ये वर्क हो गया, तब अब जब इन कंसिस्टेंट हो गया तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और सॉल्यूशन निकालने में रैंक और अननोन दोनों इक्वल आ जाए तब उसका यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो यहाँ हमारा अननोन्स है, तो अननोन्स इज इक्वल टू 3, यही हमारा n से डिनोट होता है, n से, और जो रैंक है जिसको r से डिनोट करते हैं वो भी 3। तो दिस इम्प्लाई n इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। अब यह यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि जैसे x y z की एक वेरिएबल k के टर्म में आया था और k की वैल्यू 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो ये इनफाइनाइट तक आता गया। लेकिन यहाँ अब x की एक ही वैल्यू आएगा, y का एक ही आएगा, z का एक ही आएगा। अब वो कैसे आएगा? अब इस वर्क को करने के लिए जो रैंक आपका निकला है लास्ट में, उस रैंक को आप क्या कर लो कि उसको लिखो। तो जब लिखोगे तो देखो यहाँ से कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे, ये -1 2 1, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स 0 3 5 और 0 0 -30
38 और तब यह आपका x y z और जो दूसरा साइड है वो आपका 4 16 माइनस 76 ऐसा आ गया। यह जो लिखते हैं जहां से रैंक निकलता है वहीं से कोफिशिएंट है उसको अलग, ये हमारा एक्स वाई जेड का जो वेरिएबल है और ये हमारा इक्वल के बाद का टर्म। और इसको कैलकुलेट करो तो पहला माइनस एक्स प्लस 2y और प्लस जेड, फर्स्ट रो है तो ये 4, फिर इसके बाद से 0 हो गया, तब यह 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 16 और फिर आया ये माइनस 38z इज इक्वल टू माइनस 76, यानी z की वैल्यू आ गया 2। इससे जब डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2, तो अब z की वैल्यू निकल आया, तो अब इसको तुमने कर लिया 1, इसको किया 2 और इसको किया 3, तो ये 3 से यह आ गया। अब आप क्या कर लोगे, ये यहाँ से दिस इम्प्लाई दिस और पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2, पुटिंग the value of z in equation 2, तो 2 में हमारा आया 3y और प्लस 10 इज इक्वल टू 16 और दिस इम्प्लाई 3y इज इक्वल टू 6 या दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू 2, ऐसा है। और y z दोनों की वैल्यू 1 में रखो, तो पुटिंग y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 2 in equation 1 we have तो माइनस x और y2 है तो यह 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स ये 6 दूसरे साइड में गया -6, तो यह x की वैल्यू 2, ठीक है। ये यानी यहां से हमने देखा कि हैंस x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 2। अब इससे x y z की वैल्यू एक ही निकला। अब देखो एक ही से ये मतलब नहीं कि सब इक्वल आएगा, ये हमारा डिफरेंट भी हो सकता है, 2 है 3 आ सकता है 4 आ सकता है अन्य क्वेश्चन में, लेकिन यूनिक का मतलब यह है कि x की केवल सिंगल वैल्यू, y का भी सिंगल वैल्यू और z का भी सिंगल वैल्यू। तो इस तरह से हमने यही क्वेश्चन किया जिसमें सॉल्यूशन तो मिला लेकिन वो यूनिक सॉल्यूशन मिला। अभी इसके ठीक पहले जो प्रॉब्लम किया गया था उसका सॉल्यूशन मिला लेकिन उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिला। इस तरह से टोटल हमने क्या देखा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देख लिया गया कि कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट है तो क्या होगा। अब दूसरा वर्क हमने किया कि यदि कंसिस्टेंट हो गया तब उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहे तो क्या करेंगे। और तीसरा हमने देखा कि उसका कंसिस्टेंट हुआ लेकिन सॉल्यूशन यूनिक हुआ तब हमको कैसे किया गया। तो इस तरह के तीनों तरह के एक एक प्रॉब्लम को हम लोगों ने कर